नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि रीट का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली जो है इसकी डेट जो है टेंटेटिव डेट जो है जनवरी 25 दी है और तब एग्ज़ाम हो जाएंगी आपकी इसकी। अब मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मेरे को मैसेजेस किए, फ़ोन किए कि सर एक बार हमें रीट के बारे में बता दें और इसको सिलेबस के बारे में बता दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। इस क्लास में मैं आपको पूरा सिलेबस के बारे में समझाऊंगा कि सिलेबस में कौन कौन से एरिया हैं, उनको कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से उनको तैयार किया जा सकता है। दूसरी बात, आपको ये बताया जाएगा कि ये जो रीट का जो पूरा सिलेबस है ये आपको इसी यूट्यूब चैनल पर 1 महीने के अंदर विदिन अ मंथ पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा का पूरा कोर्स रीट का जो आपका है सिलेबस लैंग्वेज सेकंड का, ओके, लैंग्वेज सेकंड का सारा सिलेबस जो है आपको निःशुल्क इसी चैनल पर कंप्लीट करा दिया जाएगा विद इन अ मंथ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे मैं बुक्स बताऊँगा आप उनको परचेज कर सकते हैं। बाकी की मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। बाकी की जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं वो नहीं जानते तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर SK शर्मा है और मैं राजस्थान गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और इससे पहले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको पता रहे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको 5 मिनट अपना इंट्रोडक्शन के लिए टाइम लूँगा। देखिए, सबसे पहले 2010 में मैंने खुद में 3rd ग्रेड वाली एग्ज़ाम क्वालिफाई की, लेकिन उसमें ज्वाइन नहीं करके, क्योंकि 2011 में मेरा 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2013 जो RPSC की जो स्कूल लेक्चरशिप वाली एग्ज़ाम है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2020 में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्ज़ाम में मेरी ऑल ओवर राजस्थान में 6th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, ओके। यानी 2010 3rd ग्रेड, देन 2011 2nd ग्रेड, उसके बाद 2013 वाली एग्ज़ाम में स्कूल लेक्चरशिप 1st ग्रेड, उसके बाद 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर वाली एग्ज़ाम क्वालिफाई की। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी इंग्लिश में PhD है, कोटा यूनिवर्सिटी से मेरी MPhil है, और इसके अलावा नेट और सेट की एग्ज़ाम्स जो है मैं कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये मैंने आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दिया। इसके अलावा मैं 24 ईयर्स से जो है ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए, 3rd ग्रेड के लिए। और मेरे से पढ़ाए हुए बच्चे कई सारे जो बच्चे हैं जो आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो अब ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, जो नए बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते। अब हम ये बात करेंगे कि हम यहाँ पर इस सिलेबस को आपको किस तरीके से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपका ये सारा का सारा कोर्स, पूरा का पूरा जो रीट जो है हमारा जो कोर्स होगा वो रीट लैंग्वेज सेकंड। देखिए, यदि आप लोग खुद अपने हिसाब से ऑप्ट कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लें। जो बच्चा इंग्लिश लेना चाह रहा है वो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश लें, क्योंकि वहाँ स्कोरिंग अच्छा है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम जो कंप्लीट कराने जाएंगे यहाँ पर लैंग्वेज सेकंड को कंप्लीट कराने जाएंगे। पूरा का पूरा कोर्स आपको इसी चैनल पर, पूरा का पूरा कोर्स आपको इसी चैनल पर फ्री जो है मैं कराने जा रहा हूँ। और विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और मेरा मानना यह है कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लेंगे वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर देखिए, एक स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं फ्री, तो उसमें बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, सर हमारे पास तो नोट्स चाहिए प्रिंट फॉर्म में, है ना। क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि एकदम से अनाउंसमेंट हुआ, 3 महीने का ही टाइम है, और इतना सारी चीज़ों को हम कैसे पढ़ें, फिर उनको नोट डाउन करें। बहुत सारी चीज़ें आपके और भी है, GK भी है और एक लैंग्वेज और है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी होती हैं, नोट्स बनाने होते हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ना होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होती हैं। तो आपको पढ़ाने के साथ साथ सारे के सारे नोट्स की PDF भी मिलेगी, और PDF भी इस फॉर्मेट में मिलेगी कि आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड फॉर्म में ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकाल सकते हैं। और आपको ये सारी की सारी जो नोट्स हैं कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक सारे के सारे नोट्स जो है उनकी आपको PDF मिलेगी। और वो PDF के लिए आपको ये लिंगुआ फ्रैंका ऐप है, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, और सारे के सारे नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको एक रीट का फोल्डर मिलेगा, और रीट का जो फोल्डर है उसके ऊपर जो है 1 रुपये आपको प्राइस मिलेगी।
लेकिन वो 1 रुपये भी आपको पे नहीं करना, क्योंकि किसी भी कोर्स को लॉन्च करने के लिए उसकी कुछ प्राइस रखनी पड़ती है, कुछ कॉस्ट रखनी पड़ती है, इसलिए हमने 1 रुपये रखा हुआ है। लेकिन आपको 1 रुपये नहीं देना, आपको सीधा उसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो सारे के सारे जो सेक्शन है वो आपको अनलॉक मिलेंगे। जैसे जैसे जो नोट्स हम पढ़ते जाएंगे, जो क्लासेस हम पढ़ते जाएंगे, उनके जो है नोट्स अनलॉक होते जाएंगे। आप आराम से उनको डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें। आपको ये 1 रुपया भी नहीं देना। उस पर इसलिए मेंशन है क्योंकि कोर्स, किसी भी कोर्स को लॉन्च करने के लिए उस पर कुछ ना कुछ कॉस्ट रखनी पड़ती है ना। तो हमने 1 रुपया रखा हुआ है, लेकिन वो आप जैसे ओपन करेंगे, आप उसको बिना कुछ किए ओपन कीजिए, आपको वो जो है आपको सारे के सारे नोट्स जो है अनलॉक मिलेंगे। आप आराम से ये लिंगुआ फ्रैंका LINGUAFRANCA इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें सारे के सारे जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उनके नोट्स आपको मिलते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, हर सेक्शन के बाद, अभी मैं समझाऊंगा आपके कितने सेक्शन है, हर सेक्शन के बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और वो टेस्ट भी आप इसी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसका मतलब YouTube पर सारी क्लासेस आपको फ्री। उसके बाद आपको जो सारे के सारे कंप्लीट नोट्स PDF फॉर्म में, आपको कुछ भी नहीं लिखना, नोट्स की प्रिंट निकालना, केवल समझना है। कोई चीज़ आपको ऐसा लगे कि भाई ये हमारे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नोट करनी है तो बात अलग है। बाकी की आपके जो नोट्स हैं उसमें 90 से 95% मैटर जो है उसमें है। कुछ 2-5% मैटर यदि आपको लगता है कि हाँ ये हम नोट डाउन कर ले, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं क्लास के टाइम पे। फाइन। तो आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री, नोट्स भी फ्री, और उसके बाद सारी की सारी प्रैक्टिस टेस्ट आपको हर सेक्शन के बाद एक टेस्ट दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 1 महीने के अंदर हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। फाइन। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझाता हूँ, और सिलेबस को किस तरीके से आपको करना है और हम किस तरीके से सिलेबस में आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपका ये जो रीट लैंग्वेज सेकंड में जो इंग्लिश है उसके हम सिलेबस की डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस सिलेबस को जो है मोटे मोटे रूप से 5 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या चीजें इसमें देखो। नंबर वन इसमें है ग्रामर। नंबर 2 है इसमें वोकैबुलरी। नंबर 3 है इसमें लिटरेचर। नंबर 4 है इसमें फोनेटिक्स, और नंबर 5 है टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड मेथड्स। देखो, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको इसमें ग्रामर पढ़नी है, वोकैबुलरी पढ़नी है, लिटरेचर पढ़नी है, फोनेटिक्स पढ़नी है, और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड मेथड्स। ये चीज़ आपको पढ़नी है। देखो, आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से बांट रखा है, लेकिन ये जो है ओवरऑल जो है पूरा का पूरा सिलेबस इन 5 सेक्शंस में आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं ग्रामर की। यदि हम ग्रामर की बात करें तो आपके सिलेबस में ग्रामर के 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस। सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। थर्ड जो है वो है आपका टॉपिक इन्फ्रेंसेस, और फोर्थ जो टॉपिक है वो आपका है मॉडल्स। ग्रामर के आपके जो सिलेबस में टॉपिक है वो ये 4 हैं, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इन्फ्रेंसेस और मॉडल्स। ये आपके 4 टॉपिक ग्रामर के हैं। इसमें ये जो 2 टॉपिक हैं, लिंकिंग डिवाइसेस और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इनके क्वेश्चंस जो है आपको पैसेज के फॉर्म में आएंगे। आपको एक अनसीन पैसेज होगा, और अनसीन पैसेज जो है उसमें क्या होगा, एक पैसेज होगा और पैसेज में से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होंगे। अभी बताऊंगा कैसे करने हैं। इसके बाद इन्फ्रेंसेस है और फिर ये मॉडल है। अब हम पहले देखते हैं इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आपको करना क्या है, और ये टॉपिक एक्चुअली है क्या। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका जो दे रखा है वो रहा है लिंकिंग डिवाइसेस। लिंक करने वाली युक्तियां, जोड़ने वाली युक्तियां। देखो, ये लिंकिंग डिवाइसेस टॉपिक जो है अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है।
आपको कहीं किसी एग्जाम में ये कनेक्टिव्स के नाम से मिलेगा, ऐसा हो सकता है किसी एग्जाम में आपको कनेक्टिव्स के नाम से मिले, हो सकता है किसी एग्जाम में ये कंजंक्शंस के नाम से मिले, हो सकता है किसी एग्जाम में ये कॉम्पाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से मिले। पढ़ना हमको इन सब में एक ही चीजें होती हैं। आई रिपीट, आपको ये लिंकिंग डिवाइस टॉपिक जो है ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नाम से आपको जो है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम्स में ये किस रूप में मिलता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में, आप इसको कनेक्टिव्स भी कह सकते हो, इनको कंजंक्शंस भी जोड़ सकते हो, मतलब जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, कैसे देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं आपसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट ही फेल्ड द एग्जाम। मैंने कहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट ही फेल्ड द एग्जाम। राम एक होशियार बच्चा है लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया। अब यहां पर देखो ये जो BUT बट है इसने क्या कर रखा है, एक तो ये वाली क्लॉज और एक ये वाली क्लॉज। अब ये क्लॉज वगैरह हम बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं आपको केवल टॉपिक के बारे में समझा रहा हूं। इसने क्या कर रखा है, यहां बट ने इसको दोनों क्लॉजेस को जोड़ रखा है, तो जोड़ने वाला शब्द। तो ये बट क्या हो गया, आपका लिंकिंग डिवाइस हो गया, कनेक्टर हो गया, ठीक है ना, कंजंक्शन हो गया। इज इट क्लियर? जैसे देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं यू विल पास इफ यू लेबर। मैंने कहा यू विल पास इफ यू लेबर, तो यहां पर आपने जो इफ यूज किया है ये इसको और इस क्लॉज को जोड़ रहा है, तो ये भी जोड़ने वाला शब्द हो गया। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, कनेक्टिव्स हो गया या लिंकिंग डिवाइस हो गया। फाइन। अब देखो यहां पर आपने देखा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक होशियार लड़का है लेकिन वो फेल हो गया एग्जाम में। तो यहां पर आपका ये जो लिंकिंग डिवाइस है बट क्या शो कर रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, अंतर। ठीक है ना, कि भाई इंटेलिजेंट बच्चा जो है फेल हो गया तो कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो यहां पर बट का काम क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट बताना, अंतर बताना, भेद बताना, कॉन्ट्रास्ट। यहां पर इफ जो है क्या बता रहा है कि यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, इफ यू लेबर, यदि तुम परिश्रम करो, यदि तुम परिश्रम करो। तो इफ क्या बता रहा है, इफ यहां पर कंडीशन बता रहा है, इफ यहां पर क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है। ठीक है, मान लो जैसे मैंने आपसे कहा he works hard so that he may pass the exam। मैंने कहा वह कठिन परिश्रम करता है, ठीक है ना, he works hard, वह कठिन परिश्रम करता है, और कठिन परिश्रम करने का पर्पस क्या है उसका, जिससे कि वो एग्जाम में पास हो सके। और ये so that जो है ये क्या कर रहा है, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है, और so that से क्या पता लग रहा है, पर्पस पता लग रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, पर्पस। ठीक है, तो ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं जो कोई ना कोई जो है आपकी चीज़ों को व्यक्त करते हैं कि भाई कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, एडिशन हो सकता है, ठीक है, आपका कंडीशन हो सकता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। देखो लिंकिंग डिवाइसेस पढ़ने के लिए आपको या तो लिंकिंग डिवाइसेस का पता हो, जैसे आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको वहाँ पता लगता है कि जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है ना। या तो आपको ये पता होगा एंड, और, नॉर, स्टिल, यट, बट, सो, ईदर और नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये हैं। फिर उसके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के जो है जोड़ने वाले शब्द पता हो, ठीक है ना। तो उस ये जो टॉपिक है ये है लिंकिंग डिवाइस। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको एक पैसेज आएगा, पैसेज में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कोई भी दो सेंटेंस दे दिए पैसेज में से कि इन दोनों सेंटेंस में कितने जो है लिंकिंग डिवाइसेस यूज हो रही हैं, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर आपको जैसे ये दे दिया गया सेंटेंस और बट पूछा, और बट के नीचे दे दिया कि क्या शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है क्या, पर्पस शो कर रहा है क्या, रिजल्ट शो कर रहा है क्या, ठीक है ना, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। तो ये लिंकिंग डिवाइस के क्वेश्चन, लिंकिंग डिवाइस के क्वेश्चन जो है आपको क्या होता है, पैसेज में से ही आते हैं, या तो आपको किसी एक लाइन में या दो लाइन में पूछ लिया जाता है इसमें कितनी लिंकिंग डिवाइसेज हैं, या फिर आपको पूछ लिया जाता है कि भाई इससे क्या चीज़ शो हो रही है। तो ये हो गया आपका लिंकिंग डिवाइसेस वाला। सेकेंड जो टॉपिक है आपका, अब लिंकिंग डिवाइस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद सारे टॉपिक्स को, और उसके बाद आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे आपको, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। देखो कॉनकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट,
कॉनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक बात यह है कि हमें यह सीखना होता है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो। आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है डिसाइड करनी होती है, ये आपको इसमें पढ़ना होता है। जैसे हम कहते हैं भाई ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा, तो दे के साथ क्या आ जाएगा? दे के साथ आर आ जाएगा। तो बस यही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसमें आपको कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके लगभग ऑलमोस्ट 25 to 30 रूल्स हैं, उनको समझना है और उनके यूजेस करना और प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फाइन। थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है इन्फरेंसेस, INFERENC, इन्फरेंस। देखो इन्फरेंस का मतलब जो है वो होता है लॉजिकल कंक्लूजन, तार्किक निष्कर्ष, LOGICAL, लॉजिकल कंक्लूजन, CONCLUSION। तो आपका इन्फरेंस का मतलब क्या हो गया? इन्फरेंस का मतलब होता है लॉजिकल कंक्लूजन, तार्किक निष्कर्ष निकालना। ठीक है। इस इन्फरेंसेस में जो आपको वो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है क्या? फैलेसीज। इसमें जो है पूछा जाता है क्या है? फैलेसीज। हालांकि ये कई यूनिवर्सिटीज में एमए के सिलेबस में चलता है, जैसे कोटा यूनिवर्सिटीज में फैलेसी चलता है। तो फैलेसी का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये समझिए, जैसे आपको समझ में आए टॉपिक क्या होता है। फैलेसी जो है एन आर्ग्यूमेंट होता है विच सीम्स टू बी करेक्ट but contains mistake in reasoning। देखो ये होता है फैलेसी का मतलब होता है, फैलेसी एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक तर्क होता है which seems to be correct। फैलेसी एक ऐसा तर्क होता है जो दिखने में ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन उसमें क्या है? एक तार्किक रूप से गलती होती है। आपको दिखने में तो आपने किसी चीज़ का तर्क दिया, आर्गुमेंट दिया, दिखने में वो आर्गुमेंट सही लगता है, लेकिन उसमें कुछ क्या होती है? गलती होती है। उसमें क्या होता है? मिस्टेक इन रीजनिंग। उसमें तार्किक रूप से कोई गलती होती है, और हर तरीके की गलती को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो आपको वो अलग अलग नाम देखने की, भाई इस तरीके के सेंटेंस में ये वाली फैलेसी है। आप कहोगे भाई इसमें अब्यूजिव एड होमिनम है, ठीक है ना। आप कहोगे इसमें आर्गुमेंट एड वेरिकेंडम है। आप कहोगे इसमें फैलेसी ऑफ अपील टू पिटी है। आप कहोगे इसमें हिस्ट्री जनरलाइजेशन है, ठीक है। आप इसमें कहोगे इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। कौन सी फैलेसी है? आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, स्टेटमेंट जो है देखने में ऐसा लगता है करेक्ट है, लेकिन उसमें कोई तार्किक गलती है, तो वो उसे कहते हैं फैलेसी। जस्ट जैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, जैसे मैं आपसे कहूं, किसी ने कहा यू से आई एम अ लायर, फिर सेकेंड वाला क्या? वेल यू आर ए लायर योरसेल्फ। देखो जैसे ये है, जैसे यू से आई एम अ लायर, जैसे आप किसी से कहो तुमने मुझसे झूठा कहा, ठीक है, तुम खुद ही झूठे हो। जैसे किसी ने मान लो कहा अच्छा मेरे से चोर कह रहे हो, तुमने मुझसे चोर कहा, तुम खुद ही चोर हो, है ना। जैसे कहा तुमने मुझसे झूठा कहा तो तुम खुद ही झूठे हो। तो देखो उसने कहा यू से आई एम अ लायर, तुमने कहा कि मैं झूठा हूं, अच्छा यू आर ए लायर योरसेल्फ, तुम खुद ही चोर हो। तो इसने तुम खुद ही चोर हो इसके लिए क्या तर्क दिया है? ऐसा तर्क दिया है कि भाई क्योंकि तुमने मुझसे झूठा कहा है। तो अब इसमें आप देखो तार्किक रूप से गलत है। यदि किसी ने मुझसे झूठा कहा है इसलिए वो झूठा हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं। उसने कोई झूठ बोली हो, कहीं आपके पास ऐसे एग्जाम्पल हो, तब वो झूठा हो सकता है। ऐसा आप कह रहे हो कि तुमने मुझसे झूठ बोला इसलिए तू झूठा, तूने मुझसे चोर बोला तो इसीलिए तू भी चोर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? तार्किक रूप से गलती है। अब इस तरीके के जो सेंटेंस हैं, अब इसमें पूछते हैं आपसे फैलेसी कौन सी है, बस। तो आपको ध्यान रखना है इसमें फैलेसी, जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें फैलेसी जो है वो है ABUSIVE, अब्यूजिव एड होमिनम। तो आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि ये इसमें कौन सी फैलेसी है, तो आपने कहा इसमें अब्यूजिव एड होमिनम फैलेसी है। तो हम पढ़ते हैं भाई, वो 10-20 फैलेसी आपको पता लग जाएगा सारी की, बिल्कुल बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का यदि लॉजिक है तो ये वाली फैलेसी है, इस तरीके का लॉजिक है तो ये वाली फैलेसी है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो जैसे मैंने कहा हैव यू स्टॉप्ड
बीटिंग योर वाइफ, जैसे मैंने कहा हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर यदि कोई व्यक्ति यस दे या नो दे, कुछ भी दे, जैसे उसने कहा कि आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया, आपने कहा यस, इसका मतलब ये हो गया कि पहले पीटते थे, और आपने कहा नो तो इसका मतलब अभी भी पीट रहे हो। तो इसमें आपने यस आंसर दो या नो आंसर दो, दोनों ही आंसर में आप फंसोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो फैलेसी होती है उसे बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। क्या हो गया, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो इस तरीके का, जैसे मान लो मैं कहूं हैव यू स्टॉप्ड स्टीलिंग, क्या आपने चोरी करना बंद कर दिया है, तो आपने यस कहो या नो कहो, दोनों स्थिति में क्या है आप फंसोगे। तो क्या हो गया, ये फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जैसे मैं कहूं, देखो मैंने कहा माधुरी दीक्षित ए फेमस फिल्म स्टार recommended using Lux, so it must be useful। आपने कहा कि माधुरी दीक्षित जो है, ठीक है ना, ए फेमस फिल्म स्टार, जो कि बहुत ही फेमस फिल्म स्टार है, उसने रिकमेंड किया है कि लक्स का यूज करना चाहिए, लक्स साबुन यूज करना चाहिए, सो इट मस्ट बी यूजफुल, इसलिए वो यूजफुल होगा। तो माधुरी दीक्षित कोई टेक्नीशियन है क्या, माधुरी दीक्षित कोई इंजीनियर है क्या, माधुरी दीक्षित को इस लक्स साबुन में कौन कौन से मिनरल्स मटेरियल यूज होते हैं उसकी नॉलेज है क्या, नहीं है ना। आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद भी जैसे किसी, मान लो सनी देओल जो है किसी ट्रैक्टर का ऐड कर रहा है, तो उसको ट्रैक्टर की नॉलेज है क्या। सनी देओल जो खेतों में काम कर रहे हैं, उसका कुछ यूरिया का ऐड दे रहा है और वो कह रहा है कि फिर इसलिए क्यों, क्योंकि सनी देओल ने कहा था इसलिए वो अच्छा है। तो आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद भी आप जो है उस तरीके की अथॉरिटी कर रहे हो और लोग कह रहे हैं कि हाँ इसलिए इसका उपयोग होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि माधुरी दीक्षित एक फिल्म स्टार है, उसने कहा माधुरी दीक्षित ये कहे कि भाई एक्टिंग कैसे की जानी चाहिए, एक्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें, जब तो ठीक है, लेकिन माधुरी दीक्षित के पास जिस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है उस चीज़ की रिकमेंडेड कर रही है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ अपील टू फैलेसी ऑफ इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इसका जो एक्चुअल नाम है वो है, देखो, आर्ग्यूमेंट एड वेरिकेंडियम। तो आपको इस तरीके के कोई भी सेंटेंस आए तो आप कहोगे कि भाई इसमें कौन सी फैलेसी है, आर्ग्यूमेंट एड वेरिकेंडियम, ठीक है ना। और या इसको ये भी बोलते हैं फैलेसी ऑफ इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आपकी मर्जी हो, जो नाम बोल सकते हो आप, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों ही पता होना चाहिए। आपने कहा आर्ग्यूमेंट एड वेरी, अब देखो आपको सब पता लग जाएगा इस तरीके के कोई भी ऐड हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी आदमी है, जैसे कोई फिल्म स्टार है, उसने स्लीपर्स का ऐड दिया, ठीक है ना। किसी भी फिल्म स्टार ने जो है मान लो फेयर एंड लवली का ऐड दिया, तो उसको क्या नॉलेज है फेयर एंड लवली की, ठीक है ना। और तो इस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट एड वेरिकेंडियम। जैसे मान लो एक होता है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, कि आपने किसी को एक बार किसी काम को करते हुए देखा और आपने जनरलाइजेशन कर लिया। आपने कहा कि एक बार मैं अमेरिका गया था तो वहाँ मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, तो अमेरिकन चोर हैं। तो आपने एक एग्जाम्पल के आधार पर क्या बहुत जल्दी से क्या कर लिया, जनरलाइजेशन कर लिया, तो वो हो जाएगा फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में इन्फरेंसेस नाम से जो टॉपिक है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है लॉजिकल कंक्लूजन, उसमें आप फैलेसी पढ़ते हो। फैलेसी क्या होता है, एक इस तरीके का आर्ग्यूमेंट होता है जो दिखने में ऐसा लगता है कि वो करेक्ट है, लेकिन उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होती है, लॉजिकल मिस्टेक, और वो आपको अलग अलग तरीके की मिस्टेक्स के अलग अलग नाम है। आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा इसमें कौन सी फैलेसी है। इज इट क्लियर। तो ये आपका जो हो गया, देखो लिंकिंग डिवाइस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया और इन्फ्रेंसेस हो गया। एक टॉपिक जो आपका ग्रामर का है वो है मॉडल्स, ठीक है। अब देखो मॉडल्स जो क्वेश्चन है वो पैसेज किया तो आएगा नहीं कि आपको पैसेज में से आंसर देने, वो तो अलग से आएगा। तो मॉडल्स जो है वो आपको जनरली मॉडल्स के दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर 1 मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ऐसे आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहां पर ये आपको ये दिया जाएगा कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा नोशन है,
कौन सा नोशन बताया जा रहा है। अब नीचे आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे इस तरीके से। नंबर 1 परमिशन, नंबर 2 प्रोहिबिशन, नंबर 3 रिक्वेस्ट और नंबर 4 अबिलिटी। इस तरीके से आपको 4 नोशन दे दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि भाई ये आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली में कौन सा नोशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैन जो है वो क्या बताता है, अबिलिटी या कैपेसिटी को शो करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अबिलिटी। ठीक है, एक तो ऐसे पूछा जा सकता है। एक दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको यहां ब्लैंक दे दिया, फिर कहा आपको यहां पे दिया आई कम इन सर और ब्रैकेट में लिख दिया परमिशन। आपको ब्रैकेट में क्या दे दिया, नोशन दे दिया और फिर नीचे मॉडल्स दे दिए। नीचे क्या दे दिया आपको, मॉडल दे दिए। जैसे फर्स्ट दे दिया मे, सेकंड दे दिया नीड, थर्ड दे दिया विल और फोर्थ दे दिया डेयर। ऐसे आपको मॉडल्स दे दिए। देखो पहले में तो आपको क्या किया था कि आपको एक सेंटेंस दिया था, इसमें मॉडल यूज कर रखा था और आपको नोशन छांटना था कि इससे कौन सा नोशन बनता है। तो आपने कहा एबिलिटी। दूसरे में क्या हुआ, आपको एक सेंटेंस दिया और ब्रैकेट में नोशन दे दिया, फिर आपको पता लगाना है कि भाई इस नोशन के लिए इस सेंटेंस में कौन सा जो है मॉडल एप्रोप्रिएट है। तो आपने कहा मेल। तो इस तरीके से आपको मॉडल के क्वेश्चन आएंगे। आपकी मॉडल 13 है, ठीक है ना, और वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सारी क्लासेस आपको यहाँ यूट्यूब पे फ्री होंगी, सबकी क्लासेस भी होंगी, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, मॉडल। तो इस तरीके से ये 4 टॉपिक आपको ग्रामर में करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेक्शन है आपका ग्रामर के बाद आता है आपका वोकैबुलरी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका वोकैबुलरी, VOCABULARY। और वोकैबुलरी में आपको एक ही टॉपिक है और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है तो आपको अच्छा है इडियम और फ्रेजेस है, क्योंकि अधिकतर कंपेटिटिव एग्जाम में आप देखो, जैसे सेकंड ग्रेड में देखो, फर्स्ट ग्रेड में देखो, तो आपको उसमें सिलेबस में आती है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा दिक्कत करने वाली होती हैं, वो याद करने में भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। उनका आपको किसी तरीके से कोई इस तरीके से आप मतलब एक तरीके से रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाते हो जिससे वो याद रह जाएं, आप उनको भूल जाते हो। लेकिन इडियम्स जो है वो आपको आराम से याद है। जैसे इडियम्स जो होती हैं वो फ्रेजेज होती हैं, ऐसी फ्रेजेज होती हैं, इडियम्स जो है ऐसी फ्रेजेज होती हैं जिनकी लिटरल मीनिंग और रियल मीनिंग में अंतर होता है। इसका मतलब देखो, यानी कि वर्ड मीनिंग जो है, यानी जो शब्द में लिख रहा है वो वर्सेस रियल मीनिंग। इडियम्स क्या होता है, इडियम्स में वर्ड मीनिंग और रियल मीनिंग में अंतर होता है। आप शब्द को अलग अलग सेपरेट ट्रांसलेट करके उसका अर्थ नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे मैंने कहा लायंस शेयर। अब देखो यदि इनका अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो शेयर का हिस्सा, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इसका जो मीनिंग है, देखो ये यदि हमने शाब्दिक अर्थ किया तो उससे रियल मीनिंग का पता नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब होता है अनफेयरली लार्ज शेयर। मतलब आप बेईमानी तरीके से, अनुचित तरीके से किसी भी चीज का हिस्सा हो रहा हो तो उसमें एक सबसे बड़ा हिस्सा ले लो, उसे कहते हैं लायंस शेयर, ठीक है। अब लेकिन इसमें इडियम में एक बात ये होती है कि आप इसको किसी ना किसी तरीके से अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके, किसी हिस्टोरिकल इवेंट से कनेक्ट करके, किसी भी चीज से कनेक्ट करके उसके मीनिंग तक पहुंच सकते हो, और एक बार पहुंचने के बाद फिर आप उसको याद करेंगे, फिर भूलेंगे भी नहीं। अब आपको पता है शेर होगा तो शेर, बहुत सारे जानवरों के बीच में शेर होगा। जैसे मान लो कोई हिरन मरी पड़ी है और शेर आ गया तो शेर सबसे बड़ा हिस्सा शेर ही लेगा, बाकी के जानवरों को तो वो खा के पेट भर लेगा ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बचेगा वो लेगा। तो इसका मतलब शेर के द्वारा क्या होता है, अनुचित रूप से बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया जाता है। तो इसका मीनिंग यही हो गया, लायन शेयर का मतलब अनफेयरली लार्ज शेयर, ठीक है। देखो इडियम्स का एक ही होता है कि आप एक एक शब्द का अर्थ करेंगे तो उससे उसके रियल मीनिंग पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इडियम को यदि आप डे टू डे लाइफ से या हिस्टोरिकल चीज से किसी से भी कनेक्ट करेंगे तो आप उसका मीनिंग जो है एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब आपको मैंने बता दिया लायंस शेयर, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे ध्यान रखें कि शेर का हिस्सा क्या होता है, शेर किसी भी जानवर पर अटैक करता है तो सबसे पहले वो खाता है, सबसे ज्यादा वो खा लेता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है, उसके बाद कुछ लोग और खाते हैं। तो इस तरीके से आप क्या होता है, मीनिंग तक पहुंच सकते हो। जैसे मैं आपको कहूं, देखो ये इडियम है एक्लीज हील, HEEL, ACHILLES, एक्लीज हील। ये बार बार में एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो एक्लीज एक्चुअली क्या है, ग्रीक हीरो था
एक्किलीज कौन था? एक ग्रीक हीरो था, ग्रीक देश का एक नायक था। अब वो जब वो छोटा सा था तो उसकी माँ उसको रिवर में नहलाने ले गई, बिल्कुल छोटा सा था बिल्कुल, तो उसको वो बिल्कुल न्यूड करके उसको कहा इस रिवर में ये यदि डुबा लो, इसको डुबकी लगा लो तो फिर इसका शरीर जैसे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर किसी भी हथियार का फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसकी माँ ने क्या, उसको नदी में डुबकी लगाई, तो उसकी जो हील्स हैं, हील्स को पकड़ के, पैरों में जो पीछे हील्स हैं उसके पैरों की एडियों को पकड़ के उसको नदी में डुबकी लगाई। तो वो जो जिस जगह से उसकी माँ ने पकड़ा वो हिस्सा उसका कमजोर रह गया और तो बहुत मजबूत हो गया, उसके कहीं भी कितनी भी लग जाए उससे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि इसकी जो हील है वही उसका कमजोर पॉइंट है, जैसे हमारे दुर्योधन की कहानी है, तो फिर उसके बाद उसको वहीं पर हील पर तीर मारा गया, तब जाके वो मरा। इसका मतलब उसकी जो ये हील थी, ठीक है ना, पैरों की जो हील थी वो उसका कमजोर पॉइंट था, बाकी के तो उसका पूरा बॉडी स्ट्रांग था। तो एक्किलीज हील का मतलब क्या हो गया? समवंस और समबडीज, किसी व्यक्ति या वस्तु का वीक पॉइंट। क्या हो गया? किसी व्यक्ति या वस्तु का वीक पॉइंट। तो आपने इससे क्या कर लिया? पता लगा लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहली बात तो ईडियम्स जो है फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजेस का मतलब होता है शब्द समूह, एक शब्द का नहीं होगा, एक से ज्यादा समूह शब्द का होगा, लेकिन आप उसको डे टू डे लाइफ में और उसका ओरिजिन तक पहुंचेंगे तो फिर आपको ध्यान रह जाएगा, फिर कभी भूलेंगे नहीं। फ्रेजल वर्ब्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसके शाब्दिक अर्थ में और रियल अर्थ में अंतर होता है। इसका मतलब तो हो गया एक्चुअली इसकी हील, लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या हो गया? किसी व्यक्ति का कमजोर पॉइंट, ठीक है। जैसे आप कहो कि इंग्लिश इज माय एक्किलीज हील, इंग्लिश मेरा वीक पॉइंट है, ठीक है ना, जो भी, या तो ये क्या हो गया? ईडियम्स, ठीक है। तो ये इसका आपको ईडियम्स वोकैबुलरी पूछ जाएंगे, आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं जो लास्ट एग्जाम्स में आई हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सबको इसी तरीके से समझाया जाएगा और उसके आपको नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, जिससे आप केवल समझें, लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो सेक्शन है उसमें है आपका लिटरेचर। देखो लिटरेचर में जो आपके टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, एक नंबर 1 सिमिली, मेटाफर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 अलिटरेशन, नंबर 5 असोनेंस एंड नंबर 6 राइम। देखो आपके लिटरेचर वाले टॉपिक में ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है फिगर ऑफ स्पीच के नाम से हैं, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से। और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ध्यान रखना, ये आपको अनसीन पोएम दी जाएगी, यानी कि एक पोएम दी जाएगी, उस पोएम में से आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको बिना जो पोएम के हिसाब से इनमें से कुछ पूछ लिया जाए, कोई वैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए और एग्जाम्पल दे के पूछा जाए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी हो सकता है। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज है तो फिर पैसेज में आ जाए तो और भी ईजी, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जो फिगर ऑफ स्पीचेज है इनके बारे में पूछा जाता है। देखो ये जो सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है ना, ये तीनों की तीनों फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन बेस्ड हैं, कंपैरिजन बेस्ड, यानी कि तुलना पर आधारित। जैसे सिमिली में दो चीजों की तुलना करते वक्त लाइक और एज का प्रयोग करते हैं, मेटाफर में यूज नहीं करते, पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव चीज को इस तरीके से बताते हैं जैसे कि वो मानव हो, ठीक है ना। तो इन तीनों में क्या होता है? कंपैरिजन होता है, ठीक है। और ये जो है तीनों, ये जो तीनों की तीनों जो फिगर ऑफ स्पीच हैं ये है रेपिटिशन बेस्ड, रेपिटिशन बेस्ड, पुनरावृत्ति के आधार पर, रेपिटिशन के आधार पर। अब देखो टेक्निकल टर्म में जो भी रेपिटिशन होता है उसको स्कीम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल टर्म में जो भी जितने भी तरीके के रेपिटिशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्कीम, SCHEME, आपने वर्ड नाम सुना होगा, राइम स्कीम। तो लिटरेचर में जितने भी रेपिटिशन होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? स्कीम बोलते हैं। तो आप तो अभी ये ध्यान रखिए, बाद में हम देखेंगे कि अलिट्रेशन, एसोनेंस, राइम ये क्या है? रेपिटिशन बेस्ड है। जैसे इसमें लाइक कंपैरिजन लाइक और एज का प्रयोग करते हुए, कंपैरिजन बिना लाइक और एज का प्रयोग करते हुए, इसमें जो है किसी निर्जीव चीज को या अमूर्त चीज को ही किसी मानव का रूप दे देते हैं। अलिट्रेशन जो है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटिशन होता है, इसमें वावल साउंड्स का रेपिटिशन होता है, और इसमें जो है साउंड का रेपिटिशन शब्द के लास्ट में होता है। इनमें तो जनरली क्या होता है? शुरू में होता है, ठीक है। इसमें शब्द के लास्ट में जो है कोई साउंड रिपीट होती है, किसी भी लाइन के लास्ट शब्द का रेपिटिशन होता है, ठीक है ना। लास्ट शब्द जो है किसी भी लाइन के लास्ट शब्द की लास्ट साउंड,
और ऐसा भी हो सकता है बीच में भी हो सकता है, वो राइम पे डिपेंड करता है। आप तो ये समझिए इनमें तो क्या होता है, शब्द की शुरुआत की साउंड जो है रिपीट होती है, शब्द की शुरुआत की साउंड एक जैसी होती है, इसमें शब्द की लास्ट की साउंड एक जैसी होती है ना। तो ये आपको ये चीजें जो है आपको क्या किस में पढ़नी है, लिटरेचर में, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से टॉपिक से। लिटरेचर में एक और टॉपिक है, वो है लिटरेरी टर्म्स। इनको लिटरेरी टर्म्स बोल देते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस बोल सकते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स बोल सकते हैं, है ना। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं, सोनेट, सोनेट के बाद आपको शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया गया है एलिजी, और उसके बाद 4th नंबर पे दिया गया है ड्रामा। ये आपको 4 टॉपिक जो है लिटरेरी टर्म्स के रूप में दिए गए हैं। इसमें आपको जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, सारे उनको समझा दूंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। जनरली एलिजी पर बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रामा पर भी क्वेश्चन, सोनेट पर इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिलेबस 2019 से ऑलमोस्ट सेम सा सिलेबस चला हुआ आ रहा है, तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछ के थक जाता है, घूम के वही क्वेश्चन होते हैं। इसलिए कोई सिलेबस यदि कंटिन्यूअस एग्जाम में वही काफी लंबे समय से रहता है, तो फिर उसका लेवल जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें तो एग्जामिनर पूछ चुका, तो उसको कुछ और एक्स्ट्रा करना होता है। इसलिए आप ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मैनेज करके चलना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के क्वेश्चन जो है इतने टाइम से सिलेबस बाय एंड लार्ज सेम है, तो फिर उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लिटरेचर के बारे में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 4th टॉपिक है वो है फोनेटिक्स, और फोनेटिक्स में जो आपका टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स। साउंड्स और सिंबल्स की बेसिक नॉलेज, इंग्लिश में जो है 44 साउंड्स होती हैं, उन साउंड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उन सिंबल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये फोनेटिक्स में है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स में क्या होता है, जैसे आप साउंड्स की बात करते हो तो 44 साउंड्स की, अब बेसिक नॉलेज में, अब बेसिक नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है किसको बेसिक नॉलेज माने। आपको उनका जो है 3 लेवल क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, आपको उसका आर्टिकुलेशन पूछ सकता है, ठीक है ना, आपको जो है एलोमॉर्फ्स पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं आपको इससे रिलेटेड। भाई बेसिक नॉलेज का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि बेसिक नॉलेज का मतलब यहीं तक पूछेंगे, है ना। लेकिन आपको जो है जो भी चीजें हैं बेसिक से रिलेटेड जितनी भी है वो आपको आनी चाहिए। जैसे देखो यही पूछ लिया, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये कुछ शब्द हैं, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए। अब ये एस एस एस, ईडी ईडी और ईडी अंडरलाइन कर दिया, और आपको बताया पूछा कि ये साउंड कौन सी है, ये एस साउंड कौन सी है, इस एस की साउंड कौन सी है, एस की साउंड बताओ, ये ईडी की साउंड, ईडी की साउंड, ईडी की साउंड, यानी ईडी का डे मान लो, डी की साउंड। तो देखो आपको ध्यान रखना है, यहां जब आप बात करते हो ना, तो ये से साउंड है, ये जे साउंड है, और ये इज साउंड है। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एस जो है ये तो से साउंड दे रहा है, ये एस जो है जे साउंड दे रहा है, और ये एस जो है इज साउंड दे रहा है। यहां पर ईडी ये जो है टे साउंड दे रहा है, ये ईडी डे साउंड दे रहा है, और ये इड साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज है, तो हम पढ़ेंगे कि कहां पर कैसा होता है, साउंड सिस्टम क्या है। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो था वो बेसिक नॉलेज ऑफ सिंबल्स है, फोनेटिक्स वाला। तो इसमें भी हम सारी चीजें क्लासेस पढ़ेंगे, और आपको कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस जो है सारी की सारी कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद फोनेटिक्स के बाद जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड मेथड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड मेथड्स। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड मेथड्स जो है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि 2021 जो है जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें केवल 6 क्वेश्चन थे, बाकी की बाय एंड लार्ज 10 से 12 क्वेश्चन का ट्रेंड है कि 10 से 12 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। कई एग्जाम में 10 भी आए हैं, कहीं में 12 भी आए हैं। 2021 में जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें 6 क्वेश्चन थे। तो हम ये मान के चलते हैं इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये हमारा जो है, और ये समझने का भी टॉपिक है, तो हम ये मान के चलते हैं। और जो बहुत ही ईजी है, यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो ये सबसे ईजी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है इसमें हमारे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये जो वाला टॉपिक है इसको हम जो है 5 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो टॉपिक है आपका सबसे बड़ा भी है, तो 5 सबसे बड़ा का मतलब किस तरीके से बड़ा है, नंबरों के हिसाब से बड़ा है, वैसे कोई बड़ा नहीं है,
ठीक है ना, लेकिन नंबरों के हिसाब से सबसे बड़ा है। इसको हम 5 पार्ट में बांटते हैं। देखो पहला जो है इसमें है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और आप कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो है इसी के अंदर वो है CLT। CLT का मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। और उसमें आपके टॉपिक दे रखा है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, बातें की है CLT, वो आपको मैं समझा दूंगा अभी ना। थर्ड जो है आपका इसी में टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल LINGUAL मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। अब आपको कहोगे सर उसमें तो मल्टीलिंगुअलिज्म लिख रखा है, ठीक है ना, रोल ऑफ इंग्लिश एट होम मल्टीलिंगुअलिज्म लिख रहा है, तो बात उसका मतलब वही है जो मैंने आपको समराइज कर दिया कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, फाइन। आपके जो 4th नंबर का जो टॉपिक है इसमें वो है मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। 4th जो टॉपिक है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, और 5th है रिमीडियल टीचिंग। नेक्स्ट है रिमीडियल, REMEDIAL रिमीडियल टीचिंग। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड मेथड्स, उसको हमने 5 पार्ट्स में बांटा है जैसा कि आपके सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, CLT कम्युनिकेटिव, ठीक है ना, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, एक ही बात है। उसके बाद है चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, और उसके बाद है रिमीडियल टीचिंग। इसमें क्या होता है मैं आपको एक बार समझाता हूँ हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो जैसे सबसे पहला आपका है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हमें क्या पढ़ना है, मतलब टीचिंग के सिद्धांत, आपको पढ़ाते वक्त कौन कौन से सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए। तो देखो जब हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो एक तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, इसका मतलब पढ़ाते आपकी हैबिट क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई इसमें थॉर्नडाइक हैबिट फॉर्मेशन के बारे में क्या कहा है, ठीक है ना। आपके पामर ने PLM या पामर ने जो है हैबिट फॉर्मेशन के बारे में क्या कहा है। फिर जैसे इसका एक है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, आप कैसे सीखें, कुछ करके हुए सीखें, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम बात करते हैं। इसके बाद होता है जैसे मैं आपको बहुत सारे हैं, मैं तो आपको एक बार थोड़ा बता रहा हूं कि हमें क्या पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्किल्स, आपकी टीचिंग स्किल्स होती हैं LSRW, उनका रोल क्या है और किस तरीके से वो पढ़ाना चाहिए, कैसे जो है नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस यही है। आप पहले L की बात करें, ठीक है ना, L फिर S की, फिर उसके बाद R की, फिर LSRW, ठीक है ना। पहले आप लिसनिंग की बात करें सबसे पहले, फिर उसको स्पीकिंग सिखाएं, फिर रीडिंग सिखाएं, फिर राइटिंग सिखाएं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करें। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंसिपल है, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जैसे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। इसमें देखो सिलेक्शन में क्या होता है, जैसे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में जैसे आप जो है किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप कैसे कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी स्ट्रक्चर सिलेक्ट करोगे जो आपको बच्चों को पहले पढ़ानी चाहिए। तो अब सिलेक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन में हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी। देखो जो शब्द ज़्यादा यूज हो रहा हो उसको पहले सिखाओ। जैसे दो शब्द है, मान लो DEATH और एक है DEMISE, दोनों का मतलब डेथ है।
तो ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है? डेथ। आपने ये डिमाइस पढ़ा दी भी दिया तो बच्चा भूल जाएगा, इसलिए क्या पढ़ाओ पहले उसको? डेथ पढ़ाओ। मतलब जो वर्ड फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज होता है उसको पहले पढ़ाओ। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन में। एक होता है टीचेबिलिटी, जिस शब्द को पढ़ाया जा सके, ठीक है ना। देखो एक तो मान लो मैं आपको कहूं एक शब्द है चेयर, और मैंने बता दिया क्लासरूम में कि दिस इज अ चेयर, इसको पढ़ाना ज़्यादा आसान है। और यदि इसकी जगह मैं कहूं डेमोक्रेसी को पढ़ाऊं, DEMOCRACY छोटे बच्चे को, तो डेमोक्रेसी उसको खान दिखाऊंगा। तो कौन सा शब्द जो है क्लास में पढ़ा जाना ईजी है? किस शब्द को पहले पढ़ाया जाना चाहिए? चेयर को, ठीक है ना। सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? सिलेक्शन में नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले आप कॉन्क्रीट चीजें पढ़ाएं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट चीजें पढ़ाएं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो है सिलेक्शन के आधार होने चाहिए, ठीक है। आपको जो चीज अवेलेबल हो, जो चीज वहां पर अवेलेबल हो उसको पढ़ाएं। मान लो जैसे मुझे दो चीज पढ़ानी है, एक तो मैं आपको पढ़ाना चाहूँ कि भाई जैसे डॉग और वेल, तो मुझे पहले क्या पढ़ाना चाहिए? डॉग, क्योंकि डॉग मैं बच्चों को दिखा दूंगा अवेलेबल है। वेल कहाँ से दिखाऊंगा? वेल मछली, ठीक है, नहीं दिखाऊंगा ना। तो जो चीज़ आपको टीचेबल हो, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा हो, ठीक है ना, जिसका यूज़ ज़्यादा हो, जिस चीज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, जो सिंपल हो उसको पहले पढ़ाओ, ठीक है ना। जो कॉन्क्रीट है उसको पहले पढ़ाओ। तो इस तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल है, टीचिंग के प्रिंसिपल हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। एक होता है ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में दो चीजें होती हैं, देखो, एक होता है स्टेजिंग और एक होता है सीक्वेंसिंग। ये सारे प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं मैं। प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल हमने पढ़े, हमने कहा कि भाई हैबिट फॉर्मेशन प्रिंसिपल है, ठीक है ना। लर्निंग बाय डूइंग, इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। हमने कहा सिलेक्शन और ग्रेडेशन का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। सिलेक्शन में हमें किन किन शब्दों का पहले सिलेक्ट करना चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जिनको टीच किया जा सके, जो सिंपल हो, इनका सिलेक्शन पहले करना चाहिए। और ग्रेडेशन में दो चीज़ें होती हैं। ग्रेडेशन में होता है स्टेजिंग और सीक्वेंसिंग। स्टेजिंग का मतलब है कि आप क्या करो, डिवीजन ऑफ सिलेबस इन टाइम सेगमेंट। आप क्या करो, पूरे के सिलेबस को टाइम सेगमेंट में बांटो कि भाई सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या है, सबसे डिफिकल्ट टेंस है तो इसको मैं जो है 6 दिन दूंगा। सिंपल टॉपिक कौन सा है, आपने कहा प्रोनाउन सिंपल है, इसको 2 दिन दूंगा। तो इसको डिवीजन ऑफ सिलेबस को, पूरे सिलेबस को जो टाइम सेगमेंट में बांटते हो आप, उसको बोलते हैं स्टेजिंग। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का भाग है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन के 2 भाग हैं, स्टेजिंग और एक सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब है ऑर्डर। आप ऑर्डर क्रिएट करोगे, पहले क्या पढ़ाना है फिर बाद में क्या पढ़ाना है। तो आपको पता है पहले सिंपल पढ़ाना है, फिर उसके बाद डिफिकल्ट पढ़ाना है। आप पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाओ, फिर उसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाओ, ठीक है। जो इजी है उसको पहले पढ़ाओ, डिफिकल्ट है उसको बाद में पढ़ाओ। इसे बोलते हैं सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमें पहला टॉपिक कौन सा होगा हमारा? पहला टॉपिक जब भी हमने बात की थी, देखो मेथड्स में बात की थी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये बात करेंगे। दूसरा हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट इसमें टॉपिक था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। देखो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, उसका मेन उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन हो जाना। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मैं कुछ बोलूं, आपने उसको सुना और फिर आपने उसका फीडबैक दे दिया। मैंने आपसे कहा बाजार चलोगे क्या, और आपने कह दिया नहीं चलूंगा, तो ये कम्युनिकेशन पूरा हो गया। इसका मतलब मैंने कुछ कहा, वो आपके पास पहुंच गया और उसका फीडबैक मिल गया, इसका मतलब मुझे पता लगा कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा। ये कम्युनिकेशन होता है। तो इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो आजकल सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है, ठीक है, और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है। और ये इसमें सारी चीज़ें जो है, इसमें कहता है भाई गलती, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आप सामने वाले को कम्युनिकेट करने चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है आप ग्रामेटिकली सही हो या गलत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें देखो ये 4 चीज़ों का रोल होता है। एक होता है देखो एनकोडर, इसको सेंडर भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मैसेज, थर्ड वन इज मीडियम, और फोर्थ वन इज डिकोडर। और डिकोडर जो है उसी को हम बोलते हैं रिसीवर।
यहाँ पर जो एनकोडर सेंड करने वाला, कोई भी जो मैसेज सेंड करने वाला तो होता है टीचर। टीचर जो है वो कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है। मैसेज का मतलब वही अपना लेक्चर, कुछ भी हो जो आपको पढ़ाना चाह रहा है। फिर टीचर क्या होता है, सेंडर होता है। उसके बाद वो कोई मैसेज सेंड करता है, मैसेज देता है। मैसेज का एक मीडियम यूज करता है। मीडियम का मतलब या तो वो क्या करेगा, स्पीकिंग करके, कोई मैसेज देना होगा स्पीकिंग करके दे सकता है, राइटिंग से दे सकता है, रीडिंग से दे सकता है, हो सकता है ड्रामेटाइजेशन करे, हो सकता है ड्रामेटाइजेशन करे, कैसे भी मैसेज कैसे भी दे सकता है। मैं अपना मैसेज बोल के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, कोई चीज़ पढ़ के दे सकता हूँ, कुछ एक्शन करके दे सकता हूँ, नाटक करके दे सकता हूँ। उसके बाद ये डिकोडर कौन है, रिसीवर। डिकोडर या रिसीवर ये कौन होता है, स्टूडेंट होता है। तो देखो इस प्रोसेस से जो है आपके पास मैसेज पहुँचता है कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, आपका एनकोडर होता है, वो टीचर होता है। वो आपको कुछ मैसेज देता है, आपको कुछ पढ़ाता है, और पढ़ाने का माध्यम कुछ आपको बात कहना चाहता है, बात कहने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ड्रामेटाइजेशन। और उसके बाद आप स्टूडेंट जो है उस मैसेज को अचीव कर लेते हो, तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी से आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बना है। और इसका जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है उसमें क्या जरूरी है, आपके अंदर कम्युनिकेटिव कंपिटेंस जरूरी है। और कम्युनिकेटिव कंपिटेंस टर्म्स दिए डेलहाइम्स में, कई बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हो गया आपका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड जो है इसके अंदर हमारा है चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। इंग्लिश टीचिंग के चैलेंजेस इज मल्टीलिंगुअल जो है एनवायरनमेंट में। देखो एक होता है मोनोलिंगुअल, एक होता है बाइलिंगुअल, और एक होता है मल्टीलिंगुअल। मोनो का मतलब एक लैंग्वेज बोलने वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब दो लैंग्वेज, जैसे मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, बाइलिंगुअल हो गया। मल्टीलिंगुअल मतलब जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखो हिंदी भी चलती है, इंग्लिश, कई लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, कई लोग ब्रज भाषा बोलते हैं, कई लोग मारवाड़ी बोलते हैं, कई लोग अलग अलग बहुत सारी भाषा बोलते हैं। तो इस एनवायरनमेंट से आप यदि मान लो कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इस तरीके के एनवायरनमेंट में कोई टारगेट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो इसमें क्या क्या तो अच्छाइयाँ, एक तो ये है कि भाई आप अपनी कोई भी आदमी आपको आपकी भाषा में पढ़ा देगा तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कहते हैं। और परेशानियाँ ये है कि इस तरीके के जो आपका एनवायरनमेंट होता है इसमें मदर टंग इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। MTI मदर टंग इंटरफेरेंस या मदर टंग इन्फ्लुएंस। आप इंग्लिश भी बोलोगे तो आपका टच जो है मदर टंग का रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया में जो इंग्लिश के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो वैसे ही हैं, इसके अलावा पढ़ाते वक्त भी क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये इसके अंदर मतलब ये टॉपिक है आपका, ठीक है। तीसरा हो गया चैलेंजेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। आपका जो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन के कौन कौन से तरीके हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे एक टेस्ट होता है, एक आपको पता ही है, तो आप जानते हो टेस्ट एग्जाम, तो हम पढ़ेंगे टेस्ट और एग्जाम में क्या अंतर है, एग्जामिनेशन में क्या है। देखो टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने कहा टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, ये सब पढ़ना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है। अचीवमेंट टेस्ट होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक आपका प्लेसमेंट टेस्ट होता है, एक आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। आपका अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, टेस्ट में क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें हम ये भी पढ़ेंगे जो टेस्ट के जो टाइप्स हैं। एक होता है, आपने पढ़ा होगा ऐसे टाइप, एक तो होता है आपका ऐसे टाइप टेस्ट होता है, और एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक ऐसे टाइप होता है, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है उसमें भी अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो क्या होता है जो हम पढ़ेंगे अभी, तो मैं आपको नाम बता रहा हूं, एक होता है रिकॉग्निशन टेस्ट और एक होता है रिकॉल टेस्ट। तो ऐसे टाइप टेस्ट में तो आपको पता ही है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कहा कि भाई जयपुर के बारे में जो है आप एक पेज में लिखिए, ये तो ऐसे टाइप टेस्ट हो गया। एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिकॉग्निशन टेस्ट और एक होता है रिकॉल टेस्ट, ठीक है ना। रिकॉग्निशन टेस्ट का मतलब होता है पहचानना। अब ये पहचानने वाले जो टेस्ट हैं जिनकी आप मैं बात कर रहा हूँ वो कौन कौन से होते हैं, जैसे यस या नो टाइप में। आपको ये पहचानना है कि यस होगा या नो होगा। मैंने कहा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है या नहीं है, तो आपने कहा यस या नो।
एक होता है मैच द फॉलोइंग, जैसे आपने कहा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, वही होता है कि आप राजस्थान, उसके आगे जयपुर, फिर उसके बाद मान लो आपको लगा मुंबई, फिर महाराष्ट्र, तो आपको मैच करना है, तो इसमें भी पहचानना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में दो तरीके के टेस्ट हैं, रिकॉग्निशन टेस्ट और रिकॉल टेस्ट। रिकॉग्निशन टेस्ट में यस नो टाइप टेस्ट हो सकता है, आपका मैच द फॉलोइंग टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, मल्टीपल चॉइस जैसे आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। राजस्थान की राजधानी है, नीचे है जयपुर, अजमेर, जालौर, करौली, तो आपको मल्टीपल चॉइस में क्या आपको सिलेक्ट करना है। तो ये होते हैं क्या आपके सारे के सारे क्या ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखो मैंने कहा टेस्ट ऐसे टाइप हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिकॉग्निशन और एक रिकॉल। रिकॉग्निशन का मतलब पहचानना और रिकॉल का मतलब याद करना। रिकॉल टेस्ट कैसे होते हैं, एक तो सिंपल रिकॉल टेस्ट होता है। सिंपल रिकॉल टेस्ट का मतलब तो मैंने आपसे कह दिया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपको याद करो, खुद ही बताओ, जयपुर। एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने कहा राजस्थान की राजधानी ब्लैंक ब्लैंक ये है, तो आपने उसमें बनना है जयपुर। तो ये इस तरीके के टेस्ट जो होते हैं वो रिकॉल टेस्ट होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम इसके बारे में इवैल्यूएशन के बारे में ज़्यादा नहीं करते, अब मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में मेनली टेस्ट आता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो हम सारा का सारा इसमें पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में हम सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद CLT पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर उसके बाद हमने चैलेंजेस के बारे में देखा कि चैलेंजेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन सब के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आपको अपना ऐप डाउनलोड कर लेना लिंगा फ्रैंक का, और उसमें जो आपको सारे के सारे जो है फ्री में सारे के सारे नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना, और आप प्रिंट निकालना चाहे तो प्रिंट निकाल के सामने करना, केवल समझना, केवल आपका समझने का काम होगा और आपके पास सारे नोट्स कंप्लीट मिलेंगे। सारा पूरा का पूरा सिलेबस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने में आपको करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको केवल नाम बता रहा हूँ, सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, फिर हम इसके बारे में सबका डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक दिया हुआ है वो है रिमीडियल टीचिंग, REMEDIAL, रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल का मतलब क्या होता है, रिमीडियल का मतलब होता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। रिमीडियल का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, ठीक है ना, आप क्या करते हो रिमीडियल में, यू टीच द टॉपिक वेयर द स्टूडेंट्स ले बिहाइंड। इसमें आप क्या करते हो, यू टीच द टॉपिक वेयर स्टूडेंट्स ले बिहाइंड। देखो इस रिमीडियल टीचिंग में आप क्या करते हो, जहां आप पहली बात तो इसमें क्या होता है, रिमीडियल का में क्या होता है, आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। पढ़ाते वक्त स्टूडेंट जहां पीछे रह गया है उस टॉपिक को आप क्या करते हो, पढ़ाते हो, इसे कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। देखो एक्चुअली क्या होता है, आपको मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, हम डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे। जब भी हम पढ़ाते हैं तो दो तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो आपके दो तरीके के प्रेजेंटेशन होते हैं। नंबर 1 होता है इनिशियल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। एक होता है इनिशियल प्रेजेंटेशन और दूसरा जो होता है आपका रिपीटेड प्रेजेंटेशन। देखो आप जो प्रेजेंटेशन करते हो, जैसे मैंने कोई पढ़ाने गया, पढ़ाने वक्त मैंने क्लास में क्या किया, शुरुआत में जो पढ़ाया पहली बार में, दैट इज इनिशियल, प्रारंभिक, ये प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद जब मैंने पढ़ाने के बाद क्या किया, एक बार उन सारी चीज़ों को रिपीट किया, तो वो होता है रिपीटेड प्रेजेंटेशन। मैंने एक बार पढ़ा दिया, फिर जैसे मैं कल दोबारा आऊँ तो कल आने के बाद मैंने क्या किया कि उस टॉपिक को दोबारा रिकैप करा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन दो तरीके के होते हैं, हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे जब मेथड्स करेंगे, जब आपको एक चीज़ सारी क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, और सबके नोट्स मिलेंगे आपको प्रिंटेड। एक होता है इनिशियल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन। एक तो मैंने जैसे आज पढ़ाया, फिर कल मैं आके इसको एक बार रिपीट कर दूं, ये रिपीटेड। अब ये जो रिपीटेड प्रेजेंटेशन है, जिसको मैं कह रहा हूं रिपीटेड प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आज पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद जब मैं कल आया तो मैंने दोबारा इसी चीज को प्रेजेंट किया, तो रिपीटेड प्रेजेंटेशन के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है रीइंफोर्समेंट, पहला कारण है रीइंफोर्समेंट और दूसरा कारण है रिमीडियल टीचिंग। ये देखो, आप दोबारा पढ़ाते हो,
दोबारा रिपीटेड प्रेजेंटेशन के दो कारण होते हैं। एक तो होता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है आपको जो कुछ भी पढ़ा दिया वो और स्ट्रांग हो जाए। इसका मतलब हो गया टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब क्या हो गया? टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उसको और स्ट्रांग कर दें। मैंने पढ़ा दिया आपको एक बार, दोबारा मैंने आपको पूरा जैसे मैंने आपको एक घंटे क्लास में पढ़ाया, फिर अगले 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करा दिया। इसे कहते हैं रिपीटेड रिप्रेजेंटेशन। तो रिपीटेड प्रेजेंटेशन का एक कारण तो क्या हो गया? रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर। आपके दिमाग में जो कुछ भी घुस गया था उसको और स्ट्रांग कर देना। एक होता है रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग का मतलब है कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है उनको कुछ कमी रह गई हो, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट पीछे रह गए हों, तो उसके लिए रिमीडियल टीचिंग कराते हैं। तो रिमीडियल टीचिंग जो है उसका जो कारण है, रिमीडियल टीचिंग का कारण क्या हो सकता है? फिल द गैप्स। या तो आप क्या करना चाह रहे हो? फिल द गैप्स को, ठीक है। या फिर आप क्या करना चाह रहे हो? गेट रिड ऑफ मिसरीडिंग। गेट रिड ऑफ मिसरीडिंग। देखो, एक तो ऐसे मैंने पढ़ाया आपको, कुछ समझाया कोई चीज़, लेकिन कहीं जो है कहीं गैप रह गया, कहीं बीच में आपका ध्यान उधर उधर चला गया, या बीच में कोई बात डिफिकल्ट हुई, आपको समझ में नहीं आई, और तो सारा समझ में आ गया। तो जो रिमीडियल टीचिंग है, आपको दोबारा जो टीचिंग कराई जाती है, रिपीटेड प्रेजेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है? वो जो गैप रह गए ना वो भर जाते हैं, फिल द गैप। एक जो है गेट रिड ऑफ मिस रीडिंग। कई बार मैंने आपको पढ़ाया और आपने क्या है, गलत समझ लिया, गलत पढ़ लिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने कहा आसपास, मैंने पढ़ाते वक्त कहा देखो इसके आसपास का एरिया ध्यान रखना, और आपने आसपास की जगह मान लो आसमान सुन लिया और आपको समझ में नहीं आया। लेकिन क्या होगा, जैसे ही मैं दोबारा उसको कराऊंगा तो आपकी जो मिसरीडिंग है, जो गलत पढ़ लिया है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिमीडियल टीचिंग। तो इस तरीके से टीचिंग मेथड्स में आपके 5 टॉपिक है, और 5 टॉपिक जो है आपके मुश्किल से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी 10 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। और 10 क्लासेस में ऐसे नहीं होंगे, 10 क्लासेस में इस तरीके से होंगे कि आप साथ के साथ सारे के सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे पूरे पूरे, और क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने लग जाएंगे। ये सारा का सारा मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपने जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर 1 महीने के अंदर आपका लैंग्वेज सेकंड का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरा का पूरा कोर्स निःशुल्क है। इसके अलावा आपको इसके जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे कंप्यूटराइज, बिल्कुल लेटेस्ट। देखो, आप जो अब रीट की एग्जाम का जिस तरीके से एग्जामिनर की अप्रोच है, क्योंकि 2019 से सिलेबस है, तो उसकी जिस तरीके से एग्जामिनर की अप्रोच है, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग वहीं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। लिखने की आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारे प्रिंटेड नोट्स होंगे आपके। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर निःशुल्क है, सारी की सारी चीज़ें, पूरी क्लासेज निःशुल्क है, सारी की सारी क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री हैं। नोट्स जो हैं वो भी बिल्कुल फ्री हैं। और इसके बाद हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, मतलब आपको टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस, हर टॉपिक के बाद टेस्ट, वो भी फ्री है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, और 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको जो नोट्स हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का नाम मैं आपको फिर लिख देता हूँ, लिंगुआ फ्रैंका। इस ऐप पे आपको सारे के सारे नोट्स फ्री मिलेंगे। वहाँ पे एक रीड का फोल्डर होगा, उस पर ₹1 लिख रहा होगा, लेकिन आपको कुछ भी पे नहीं करना, आपको क्लिक करना है। सारे के सारे वो जो है जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाऊँगा उससे पहले वो सारे के सारे नोट्स अनलॉक होते जाएंगे, आप प्रिंट निकाल लें और पढ़ लें। उसी के ऊपर ऐप पर ही आपको वहीं पर टेस्ट होगा, आप आराम से अपना टेस्ट दें। टेस्ट जो है अनलिमिटेड है, कितनी भी बार आप टेस्ट दें, जब तक आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जब तक टेस्ट दें। यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8000166081। यदि आपको इसके बाद भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 8000166081। ओके, देखिए, ये जो रीट का पूरा जो कोर्स है मैं निःशुल्क करा रहा हूँ, आपको नोट्स भी निःशुल्क करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रीट की तैयारी करने वाले बच्चों की त्रासदी देखी है। 2019 से लेकर 2023 तक बच्चे इतने परेशान रहे। 2021 में पेपर कैंसिल हुआ, उस वक्त 2021 में कई बच्चों के बहुत अच्छे गए थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, सिलेक्शन भी हो जाता उनका उस वक्त, लेकिन वो पेपर कैंसिल हो गया। फिर दोबारा वो जोश नहीं रहा, कईयों की परिस्थितियाँ चेंज हो गई, कई जो है वर्किंग लेडी थी, तो वो मतलब वो कई मैरिड वुमेन थी, वो तैयारी नहीं कर पाई, कई ऐसे मैरिड लोग थे जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने इसलिए डिसीजन लिया, मैंने कहा इस वाला जो पूरा का पूरा कोर्स है, इसमें नोट्स भी, क्लासेस भी, सारी की सारी चीज़, इसीलिए मैं आपके लिए निःशुल्क करा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले आपके इस बैच से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर
जो है हमारा कोर्स, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स कराया और उसमें बहुत ही अच्छे बच्चों का रिस्पॉन्स रहा। असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं और बहुत ही अच्छा पेपर गया सारे बच्चों का। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स हमने आप इस पर कराया भी, वो अभी कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो ग्रेड सेकेंड जो है और ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकेंड और ग्रेड फर्स्ट, यानी स्कूल लेक्चरशिप का और ग्रेड सेकेंड का दोनों का कोर्स जो है हमारे अभी रनिंग में है। फाइन। और ये जो वाला कोर्स है जो आपको पूरा का पूरा निःशुल्क कराया जाएगा। फाइन। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दें कि भाई इस तरीके की जो है आपको ये क्लासेस हैं, जिससे कि वो सारा निःशुल्क इसका लाभ उठा सकें। सारे नोट्स भी उनको इसमें मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगी। फाइन। और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।